नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। युद्ध रुकने की आहट के साथ ही अब एक और बड़ी खबर आई है और ये बड़ी खबर आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, युद्ध रुकने के तुरंत बाद अब सोना खरीदने में जुट जाएंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 12 महीने में वैश्विक गोल्ड रिजर्व काफी तेजी से बढ़ेंगे और 45% जो केंद्रीय बैंक हैं अगले एक साल में अपने सोने के भंडार को बढ़ाने की जोरदार योजना बना रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर और क्या इसके मायने हैं, समझते हैं वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। सर, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है आपने तो निश्चित तौर पर पढ़ी होगी। तो सर यानी ये सब जो केंद्रीय बैंक है, ये सब भी युद्ध रुकने का इंतजार कर रहे थे क्या? आपको याद होगा, मैंने पहले एक वीडियो में बोला था कि जैसे युद्ध पे से ध्यान हटेगा तो जो डी डॉलराइजेशन है हाँ। या डॉलर को एज ए रिजर्व मानना है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि इस समय डॉलर की चर्चा ज्यादा सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से है हाँ। मेनली। और जब युद्ध हटेगा तो रुकेगा तो अपने आप क्रूड ऑयल का चिंतन कम हो जाएगा। क्रूड ऑयल का चिंतन कम होगा तो वापस फोकस आएगा कि इस डॉलर ने नाक में दम किया हुआ था, इस डॉलर को सिस्टम से निकालो और इसको धीरे धीरे करके बदल दो गोल्ड से। हम्म। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ विक्रांत के पहली सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कभी रुकी ही नहीं थी। हाँ। अब फर्क ये है कि उसमें स्पीड और आएगी ये युद्ध रुकने के बाद। वैसे तो मैं आपको युद्ध के बारे में बता दूं कि युद्ध के फिर भड़कने की एक हल्की सी समाचार अभी आई है। क्योंकि ईरान ने कुछ शिप्स पे हमला किया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एंटी डिफेंस मिसाइल भी चलाई हैं। हम्म। तो ये युद्ध मामला मुझे बड़ा अभी डेलिकेट सा लग रहा है। जब तक साइन ना हो जाए, साइन हो भी जाए हाँ। तो क्या गारंटी है, क्योंकि घाव इतना गहरा है ईरान का हाँ। कि वो कितने दिन तक इसको झेल पाएंगे। दूसरा, एक इसराइल बहुत बड़ा फैक्टर है विक्रांत, इसराइल मानने को तैयार नहीं है। और एक तरह से अमेरिका और इसराइल के रिश्ते खटाई में से आ रहे हैं, क्योंकि इसराइल लगातार लेबनान पे कर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप उस पर भड़क रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सब बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे, वगैरह वगैरह। तो इस बात को लेके मुझे युद्ध कितने दिन रुके रहता है, ये एक तो पहले अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह है। खैर, हम इतना निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते। मुझे तो मतलब क्रूड ऑयल से है। क्रूड ऑयल इस समय $80 से नीचे आ गया है, जो एक दुनिया भर के लिए अच्छी खबर है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये डॉलर इंडेक्स को भी नीचे करेगी और ये आपके बॉन्ड यील्ड्स को भी थोड़ा कम करेगी। पर जहां तक सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड बाइंग की बात है, तो सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग से रुकने वाले नहीं है, क्योंकि सभी सेंट्रल बैंक दुनिया के चाहते हैं कि इस समय जो उनके अपने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसमें डॉलर बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसको रिप्लेस करके वो गोल्ड कर लें। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाइना ने इस चीज को बहुत पहले भांप लिया था। हम्म। दुनिया के सेंट्रल बैंक भले ही अब भांप रहे हैं, पर चाइना ने कभी भी गोल्ड खरीदने की ना तो स्पीड कम करी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और उसको पहले से ही लग रहा था कि ये जो गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है वो लौटने वाला है, और इसीलिए गोल्ड को इकट्ठा किया जा रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली सर। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सोना जो है अब अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स को पीछे छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण रिजर्व बन चुका है, रिजर्व एसेट बन चुका है। और सर 83% इसके जो रिजर्व मैनेजर जिन्होंने सर्वे किया था उसमें 83% ने ये बोला कि अगले 5 सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, मुझे लग रहा है जो निवेशक हैं, जो शौकीन हैं सोने चांदी के, जो खरीदते हैं, उनके लिए खबर बहुत अच्छी है। क्योंकि जो काम सेंट्रल बैंक जब खरीदेंगे इतनी बड़ी मात्रा में, तो प्राइस का अपवर्ड प्रेशर रहेगा ही रहेगा। कितनी जाएगी, मैं रॉबर्ट कियोसाकी तो नहीं बनना चाहता हूँ। कितनी जाएगी, ये तो समय बताएगा, पर ऊपर जाएगी ये लगभग लगभग तय लग रहा है। क्योंकि इस प्रकार से अगर डॉलर को रिप्लेस करके, और हाँ। बाय द वे आपको ये बताना चाहूंगा विक्रांत, ये जो डॉलर को रिप्लेस करके गोल्ड को लाना, ये प्रक्रिया पिछले करीब करीब 2.5 साल से चल रही है। हाँ। 2023 के अंत में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी तक ये चल रही है। बाकी सारे जो ट्रेजरी और डॉलर को रिप्लेस करने का मैं अर्थ बता दूं आपको। जी। इसमें जो फॉरेक्स के भंडार होते हैं, जैसे भारत के भंडार में उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, तो उसमें तीन चार चीजें हैं। उसमें डॉलर तो है ही है, जो हम्म। डॉलर के यहाँ पर रिजर्व्स रहते हैं हमारे पास, डायरेक्ट डॉलर रिजर्व जिनको हम कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास गोल्ड है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, और हमारे पास यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं डॉलर डॉलर के रूप में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ देशों ने तो
बहुत भारी, खासकर यूरोप के ऐसे देश हैं जो अमेरिका के टट्टू थे बिल्कुल, जिनको मतलब अमेरिका जो कह दे, अमेरिका दिन, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, ऐसे ऐसे देश भी हैं यूरोप में। अब थोड़ी सी दरार आई है पीछे कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, जब से ये युद्ध छिड़ा, नेटो में दरार आई और नेटो की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह उठ गए, नेटो के टूटने की नौबत आ गई वगैरह वगैरह। तो अब जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रम्प ने टैरिफ के जमाने में, टैरिफ के गेम में यूरोप के ऊपर तंज कसे, यूरोप के लिए अनडिप्लोमेटिक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद से वो बात पहले वाली नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, जिसको एक जमाने में सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट दुनिया में माना जाता था, कि इससे बढ़ के तो हम किसी चीज पे भरोसा ही नहीं कर हाँ। सकते, तो उस पे से भरोसा अब धीरे धीरे उठ रहा है। और राष्ट्रपति ट्रम्प ने जो बचा कुचा भरोसा था, वो भी मुझे लग रहा है खत्म हो रहा है। और उनकी जो हरकतें हैं, जिस प्रकार से वो बयान देते हैं फिर पलट जाते हैं, झूठी बात बोल देते हैं, झूठे क्लेम कर लेते हैं, इस प्रकार से प्रेशर बना रहे हैं। बाकी सोने चांदी पे जरूरी बात मैं करना चाहूंगा विक्रांत, के कल सुबह का इंतजार करें, हाँ, कल सुबह क्योंकि का। आज रात को फेड की पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी हमारे समय के अनुसार, लगभग मेरे ख्याल 11:30 बजे होंगे। हमें तो सुबह ही पता लगेगा। तो हाँ। सुबह उठ के हम जब देखेंगे, वैसे तो आप रात को अगर जाग के देखना चाहते हैं, अगर अगर मैच देखा जा सकता है तो ये भी देखा जा सकता है। तो उसमें जो मुझे नहीं लग रहा कि रेट बढ़ाए जाएंगे, हम्म। और रेट घटाने का तो खैर सवाल नहीं उठता, पर बढ़ाने उनको, ट्रम्प साहब का प्रेशर बढ़ाने नहीं देगा रेट उनको, वैसे बढ़ने बनते हैं। हम्म। जो महंगाई की परिस्थिति है, इस बार रेट कम से कम 25 बेसिस पॉइंट, यानी 0.25% बढ़ने बनते हैं। पर क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प के, मैंने कहा था आपको, केविन वॉश उनके आदमी है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो रेट बढ़ाने की जरूरत करेंगे, हिम्मत करेंगे। तो रेट स्थिर रहेंगे, परंतु जो कमेंट्री है वो मैटर करेगी। अब कमेंट्री में भी एक बदलाव, जो मैंने अपने चैनल के वीडियो में भी ये बात डाली, जी। शरद कोहली ऑफिशियल के, कि आप कमेंट्री मैटर करेगी। कि अब पहले जो मुझे उम्मीद लग रही थी, कमेंट्री कहेगी भी ठीक है इस बार तो नहीं बढ़ाते, पर अगले 6 महीने जो है हमारे लिए बहुत क्रूशल है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। पर अब क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ रहे हैं, हाँ। तो हो सकता है कमेंट्री भी थोड़ी डविश हो, इसको हम डविश कमेंट्री कहते हैं। मैं बता दूं आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि 3 प्रकार की अप्रोच होती है किसी भी सेंट्रल बैंक की। एक डविश अप्रोच कहते हैं, जिसमें वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं इंटरेस्ट रेट्स को घटाने का, जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं उसको हॉकिश कहते हैं, और इसके बीच को न्यूट्रल कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल अप्रोच रखी जाएगी, हॉकिश अप्रोच नहीं रखी जाएगी। डविश, शायद डविश करना चाहें, पर डविश के भी मुझे चांस कम लगते हैं। तो इसलिए अगर इस कमेंट्री में कुछ ऐसी बात नहीं कही गई कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था को महंगाई का खतरा है आने वाले 6 महीने में और रेट बढ़ाने, तो इस यहाँ सोना आपको 4,500 डॉलर की तरफ धीरे धीरे पहले बढ़ता हुआ दिखेगा। पहला टारगेट होगा 4,500। एक बार 4,500 डॉलर का बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। हाँ। हम लोग सोने को, मैं टेक्निकल्स पे कम बोलता हूँ, मैं फंडामेंटल सोने के ज्यादा ट्रैक करता हूँ, पर हमारी एक एक टीम है जो खाली इसके पैटर्न स्टडी करती है। पैटर्न से मतलब होता है इसके टेक्निकल्स, यानी कि इसकी मूविंग एवरेज कितनी है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस है, किस लेवल पे सपोर्ट है, और किस लेवल पे बाइंग। तो एक रेजिस्टेंस है 4,500 डॉलर पे, तो पहला 4,500 डॉलर का अगर ये बैरियर पार करता है सोना, हम्म। तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे 4,700 डॉलर की तरफ बढ़ेगा, और उसके बाद फिर 5,000 की जर्नी अपनी लेगा। और अगर इस बीच इन सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग और जल्दी शुरू कर दी, तो आपको और जल्दी ये चाल पकड़ता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। तो कुल कुल मिला के अगर आपकी बात का मैं समराइज करूं, तो विक्रांत ये निकलता है कि अगर सेंट्रल बैंक्स इसको खरीदने का प्लान इतने बड़े स्केल पे बना रहे हैं, हम्म। और खरीदने का मतलब होता है डिमांड, डिमांड का मतलब होता है प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट, तो आई थिंक लोगों को इसमें से क्यों ले लेना चाहिए कि क्या सोने की चाल आगे रहने वाली है, जो मैं निरंतर बोलता रहता हूँ। मुझे तो इस बात का पहले ही पता है। ये हाँ। खबर का खुलासा WGC, जिसको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल करते हैं, उसने अभी किया है कल रात को। परंतु परंतु मुझे इस बात का पहले से अंदाजा है कि सेंट्रल बैंक धीरे धीरे डॉलर की बदमाशी, डॉलर की गुंडागर्दी, डॉलर की दबदबा, डॉलर का रुतबा, डॉलर की दादागिरी, डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म खत्म करना चाहते हैं। सर, आपने पहले भी कई बार बोला है कि दुनिया के कई देश चाहते तो थे ही पहले से डी डॉलराइजेशन, लेकिन इस युद्ध ने कई ऐसे साथी देशों को भी परेशान कर दिया है जो अमेरिका के साथ हमेशा जीजूरी करते थे। तो लगता है कि अब ये मुहिम और तेजी से चलेगी जो सोने के फेवरेबल रहेगी। बिल्कुल चलेगी, क्योंकि देखिए, अगर आप दुनिया की आर्थिक हालत लें इस समय,
हाँ। जो मेन प्रॉब्लम है आपको पता है महंगाई की है इस समय। जहाँ लड़ाई चल रही है वहां तो लड़ाई की है, वहां तो युद्ध की है, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, जान माल की हानि की। हम्म, पर जो बाकी की दुनिया है हम्म, वहां पर समस्या विक्रांत इस समय क्रूड ऑयल की वजह से है कि क्रूड ऑयल जो जो खासकर वो देश जो क्रूड ऑयल पे ज्यादा डिपेंडेंट है, अच्छा क्रूड ऑयल पे नहीं भी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई डिसरप्शन हुई पड़ी है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, मतलब वहां से जो सामान नहीं भी आता उसमें भी महंगाई देखने को मिली है। तो इस महंगाई की अगर आप जड़ में जाएं हम्म, तो इसकी जड़ में दो ही चीजें हैं, एक तो ये रूट का ब्लॉकेज, हाँ। दूसरा क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का आप जानते हैं क्यों है? डॉलर की वजह से, क्योंकि पेट्रो डॉलर्स में चलता है, आपको पता है जीसीसी के साथ एग्रीमेंट हुआ था बहुत पहले हम्म, कि भाई ये तो डॉलर में ही ट्रेड किया जाएगा। तो अगर आप सोचिए अगर डॉलर ना होता तो मुझे लगता है आधी समस्याएं जो युद्ध के कारण आर्थिक रूप से आई वो शायद ना आती। भारत में शायद प्रधानमंत्री जी को ये बोलना ही ना पड़ता जो साथ अपील करी, अगर डॉलर का दबदबा, डॉलर की बदमाशी, डॉलर की गुंडागर्दी ना होती तो हम लोग ऐसा दुनिया अपने आप को ना डॉलर का स्लेव महसूस कर रही है, हम्म, डॉलर का गुलाम महसूस कर रही है हम्म, कि हम डॉलर के गुलाम बन गए हैं। तो हाँ, आप गुलामी तो किसी को अच्छी नहीं लगती है विक्रांत, गुलामी में से तो सब निकलना चाहते हैं, बिल्कुल गुलामी सही तो बात। कहीं भी पसंद नहीं की जाती है। तो मुझे लग रहा है इस गुलामी से निकलने के प्रयास अब और बढ़ेंगे युद्ध पे से जैसे ही ध्यान हटेगा। सर, जापान ने 31 सालों में सबसे ज्यादा रेट बढ़ाया, जो उसकी रेट इंक्रीज हुआ, उसे कहा जा रहा है कि 31 सालों में सबसे ज्यादा। तो इसको किस तरीके से देखा जाए और इसका क्या असर दिखाई देगा? देखिए जापान में परिस्थिति बिल्कुल अलग है। जापानीज इकोनॉमी पीछे अच्छा नहीं कर रही थी, आपको पता है उनकी जो करेंसी थी वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, जापानीज येन। तो उनके यहाँ अपनी समस्याएं हैं। जापान में बहुत बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर काम करने वाले लोग नहीं हैं हम्म, और वहाँ पर कोई इमिग्रेशन पॉलिसी भी नहीं है, यानी कि बाहर से, जैसे कनाडा के साथ हुआ था एक समय में, लोग नहीं थे तो उन्होंने बाहर से मंगाने शुरू कर दिए यहाँ से। आधे से ज्यादा पंजाब वहां पहुंच गया, बहुत सारे देशों के लोग वहां पहुंच गए। बट जापान में कोई इमिग्रेशन पॉलिसी, वो इमिग्रेशन वो पसंद नहीं करते हैं। हाँ, और ऊपर से वहां बुजुर्ग हो रही है पॉपुलेशन, तो वहां पर काम करने नेगेटिव में ग्रोथ है। तो हम्म, उनके सामने बहुत सारी चिंताएं हैं, मुझे लग रहा है पैसे को लेके और करेंसी को लेके। तो करेंसी की चिंता की वजह से उन्होंने अभी रेट बढ़ाए हैं। और महंगाई महंगाई जापान में विक्रांत बहुत ही परेशान जब से ये रेट बढ़े हैं, क्योंकि जापान की भी डिपेंडेंस ऑयल पर बहुत ज्यादा थी इधर से आने वाले। और उनके यहाँ महंगाई एकदम से बढ़ी। पहले ही जापान दुनिया की, आपको शायद पता होगा कि टोक्यो और कुछ अन्य, ओसाका है, कुछ ऐसे शहर हैं जापान में जो हम्म, दुनिया के सबसे महंगे शहर कहे जाते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे शहर आप समझ सकते हैं। तो और ऊपर से ये ऑयल की वजह से महंगाई आ गई तो उनको फिर इसलिए रेट बढ़ाने पड़े, क्योंकि आपको जब महंगाई को कंट्रोल करना है तो आपको मनी सप्लाई को रेगुलेट करना पड़ता है। तो ऐसा जापानीज इकोनॉमी को लगा कि उनके जो येन इन सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, पैसा बहुत सस्ता हो रहा था, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी। और ये ऑयल की प्राइसेस ने जले पे नमक छिड़कने का काम किया, इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। सर, ये जो WGC की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, इसमें एक पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा था कि उसमें कहा गया कि कई सेंट्रल बैंक जो हैं वो अब गोल्ड को अपने देश के अंदर ही रखने पर जोर दे रहे हैं। पहले अलग अलग जगह जैसे भारत भी रखता था, लेकिन अब अपने देशों के भीतर ही रखने पर जोर दे रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति या क्या इसका कारण दिखाई दे सकता है? ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे लॉकरों पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो सेम एग्जाम्पल आपको मिलता है, हाँ, इसकी जो हम कहते हैं आपको एग्जैक्टली सेम रेप्लिका। क्योंकि आप डॉलर, लोग आजकल यहाँ पर लॉकर में गोल्ड रखने में घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि कई किस्से आए हैं जहां पर लॉकर खुला मिला, लॉकर में इंश्योरेंस आपके रेंट से 100 गुना ज्यादा नहीं होता। तो हाँ, आप सोचिए अगर अमेरिका में आपने फोर्ट नॉक्स में कहीं गोल्ड रख दिया, या यूके में, यूके के जो सपोज टू बी वेरी सेफ प्लेसेस होते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड का वॉल्ट है, हाँ, आपने वहां रख दिया और कल को मान लीजिए रशिया ने इंग्लैंड को उड़ा दिया, हाँ, या इंग्लैंड में कोई क्राइसिस पैदा हो गई उसने और गोल्ड हम मांगने गए, उसने कहा सॉरी हम तो आपको जानते नहीं, आप कौन, हमारा तो हाथ खड़े कर दे भैया, ये हमें तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो गोल्ड आपका सब खत्म हो गया, चोरी हो गया। और आपको फोर्ट नॉक्स में से गोल्ड चोरी की खबरें आई हैं, तो हाँ, फोर्ट नॉक्स बिल्कुल। में से जब से फोर्ट नॉक्स में से गोल्ड चोरी की खबरें आई हैं, तब से लोगों का इस मामले में भी अमेरिका पे से विश्वास उठ रहा है कि क्या वो किसी और की अमानत को संभाल के रख सकता है। तो देशों को लग रहा है भैया ये अपने यहाँ ही ठीक है, छोड़ो, अब किसी पे विश्वास करने का जमाना नहीं रहा। जैसे हाँ, जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है
तो इसलिए वो देश भी अब अमेरिका और यूके दो ही जगह थी जहां पर कुछ कुछ स्विट्जरलैंड में भी रखा जाता था, हम्म। पर ये दो जगह मशहूर थी, न्यूयॉर्क में और लंदन में। वो दोनों जगह को अब कम से कम मैं तो सेफ नहीं मानता हूँ इस ठीक उसी तरह जिस तरह बैंक का लॉकर भी एक लिमिट के बाद आपको ज्यादा सामान रखने के लिए आपको नहीं रखना चाहिए। सर, इस रिपोर्ट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहा गया है कि 90% सेंट्रल बैंक जो हैं वो संकट के समय सोने का जो प्रदर्शन होता है उसको सबसे बड़ा फायदा मानते हैं। दूसरा कि 85% जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सोने को जियो पॉलिटिकल संकट के समय बचाव का सबसे बड़ा साधन मानती है। तो सर, ये तो सामान्य आदमियों के लिए भी ठीक ही बात है, आम आदमी के लिए भी। और हमारी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी सोना मत खरीदो। तो लोगों के लिए तो संकट के समय सबसे बड़ा जोखिम से बचने का साधन है ही सर सोना, हमेशा से। अ, देखिए ये भी देखिए, अब जो भारतीय परिवार सालों से दशकों से मानते थे, हाँ। आज उसको सेंट्रल बैंक्स और देश भी वही बात कह हाँ। रहे हैं हाँ। कि मुसीबत का साथी है। तो ये भी जैसा मैंने आपको कहा, उन्होंने जो बाहर से सोना ना रखने की बात कही, वो भी हाँ। भारत में उदाहरण है। हाँ। इसका भारत में उदाहरण दशकों से है कि भाई आप सोना जो है वहां पर आपको मुसीबत के समय का साथी है, बिल्कुल साथी। क्योंकि विक्रांत क्या है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मुझे लौटता हुआ दिख रहा है। हाँ। देखिए ये बात 2 साल में हो, 5 साल में हो, 7 साल में हो, मैं कोई समय सीमा इसके लिए तय नहीं करता, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की परिस्थिति डायनेमिक होती है, बदलती रहती है। परंतु आना तय है। जैसे ही डॉलर अपनी जगह से हटेगा एज एन इंटरनेशनल करेंसी, हम्म। वैसे ही आपको गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आता हुआ दिखेगा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जब वापस आएगा तो आपको आपको ये जो विश्वास है सोने के ऊपर, हाँ। आप 85-90% के कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जब गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा तो 100% हो हाँ, जाएगा। 100% क्योंकि हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड होगी तो हम्म। मुसीबत के समय आपको गोल्ड ही काम आएगा। ये तो बड़ी आप किसी गांव में जाके परिवार से पूछ लीजिए, हम्म। किसी गृहिणी से पूछ लीजिए जो गांव में जो ज्यादा शायद स्कूल भी ना गई हो, पढ़ी लिखी ना हो, वो भी आप उसको पूछिए, आप मुसीबत कल को आई, घर के ऊपर कोई वित्तीय संकट आया तो आप क्या करेंगे? वो कहेगी मैं अपने 2 झुमके बेच दूंगी। वो आपको कहेगी ये कंगन है, हमें शादी में मिले थे, हम हम्म। इसको जाके बेच देंगे। तो ये तो बिल्कुल भारत वाली बात हो गई। सर, ये रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में जो टोटल वर्ल्ड में रिजर्व है देशों का, उसमें अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से घटेगी। तो इसका मतलब जो डी डॉलराइजेशन और गोल्ड स्टैंडर्ड की आप बात कर रहे हैं, उसको उसको आने में अब यानी कि रास्ता उसका एक तरह से ही क्लियर करता जा रहा है रिपोर्ट में कही गई बातें। बिल्कुल, काश अगर डोनाल्ड ट्रंप से आपका एक और टर्म मिल जाए अमेरिकी संविधान को बदल के, तो ये और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार के वो निर्णय लेते हैं, जिस प्रकार का रवैया उन्होंने दुनिया की तरफ दिखाया है टैरिफ्स के दौरान, युद्ध के दौरान, और जिस प्रकार के वो बयान देते हैं, जिस प्रकार के वो अपने आप को डिप्लोमेटिकली कंडक्ट करते हैं, तो लोगों का विश्वास, देखिए डॉलर पे विश्वास अमेरिकी अर्थव्यवस्था के दम पर था। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का दम भी खत्म हो रहा है। 40 ट्रिलियन डॉलर का उधार है, दुनिया को दिखती हो। देखिए मैं आर्थिक तौर पर मैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं मानता, हाँ। क्योंकि अगर आपकी 32 ट्रिलियन डॉलर की अगर आपकी जीडीपी है, और 40 ट्रिलियन डॉलर आपकी जीडीपी टू डेट रेशियो 130% है। हम्म। 130% की जीडी डेट टू जीडीपी रेशियो को कह के आप सुपर पावर नहीं कहला सकते। हम्म। अब ये एक बात और है, हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता है, ये कहावत होती है। अब कितने भी वो सुकड़ जाएंगे तब भी वो अमेरिका रहेंगे। तो इसलिए अमेरिकी इकोनॉमी की जो ताकत है वो धीरे धीरे यहाँ से घटेगी, समाप्त होगी। और अपने आप उनकी करेंसी पर से विश्वास खत्म होगा। और सोना है, बस सोने में एक ही मुझे चिंता है। जी। वो चिंता ये है कि ये समाप्त होती हुई कमोडिटी है। हाँ। मेरे हिसाब से विक्रांत 15 साल के बाद धरती में से सोना निकलना बंद हो जाएगा। हम्म। अनटिल एंड अनलेस के कोई हम नया स्रोत ढूंढ ले, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि कहीं छुपा हुआ है जो आजकल की टेक्नोलॉजी से नहीं मिल पा रहा, हाँ। कोई ऐसी खोज की, या कोई नई खान, बहुत बड़ी खान मिल जाए, बिल्कुल सोने का सुमेरु पर्वत मिल जाए, 2-4 बड़े बड़े, हम्म। तो बात अलग है। वरना वरना सोना समाप्त होने जा रहा है। तो मुझे, अब मैं इस पे एक विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि अगर सोना जब समाप्त हो जाएगा 15 साल बाद और डॉलर की वर्चस्व समाप्त हो जाएगी, तो डॉलर जो गोल्ड इन प्रोडक्शन है वो हाँ। नहीं होगा। तो हाँ। फिर क्या होगा, जो गोल्ड जिसके पास रखा है हाँ। वही आदान प्रदान होगा। आपसे मैंने ले लिया। अभी तो क्या है कि जो बड़े इंपोर्टर्स हैं वो सीधा खानों से ले आते हैं। हाँ। जो गोल्ड माइंस हैं, गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, एक एक साउथ अफ्रीका में डी बियर्स करके बहुत बड़ी कंपनी है हाँ। दुनिया की,
वहां से वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें आप 5 टन गोल्ड हमें दे दीजिए। आप जो बड़ी गोल्ड कंपनी है, ज्वेलरी कंपनीज है, वो सीधा भारत की कंपनी तो इंपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पर जो बड़ी HSBC है, UBS है, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, ये लोग सीधा माइनिंग कंपनी से अपने रिजर्व रखते हैं। कुछ सेंट्रल बैंक्स भी, बाय द वे आपको बताऊं, वो भी हाँ सीधी माइनिंग कंपनी से गोल्ड लेते हैं, जो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। क्योंकि ये गोल्ड सेंट्रल बैंक सुनार की दुकान पे नहीं खरीदते हैं, हाँ पड़ोस वाली पे जाके भैया देना जरा हाँ 10 ग्राम 1 तोला। ये सीधा माइनिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट। तो ये माइनिंग जब होनी बंद हो जाएगी, हाँ तो आप सोचिए कि जो सोना जहां है वो बट चुका होगा। हाँ ऐसी कल्पना कीजिए कि वो सबके पास रखा है, अब नया आ नहीं रहा है। तो नया आ नहीं रहा, तो फिर उसके बाद सोने की कीमत कहाँ जाएगी, ये तो कहने में मुझे मुझे डर भी लगता है। कहना भी नहीं चाहिए कि मैं कीमत के बारे में कभी बोलता नहीं हूँ। पर वो गोल्ड प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन जो है, वो हाँ प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन समाप्त हो जाएगा। फिर हाँ जिस देश के पास ये है, फिर तो आप गोल्ड लीजिए, गोल्ड दीजिए, मैंने आपको इतना दिया, आपने मुझे उतना दिया, माइनिंग कंपनीज पे समाप्त हो जाएंगी। तो बहुत बड़ा एक सोर्स बंद हो जाएगा। तो उस वक्त एक एक काल्पनिक सिचुएशन है जिसके बारे में मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ कि हाँ किस तरीके से सोने की सप्लाई को, खासकर अगर करेंसी उस पर निर्भर होगी, तो सोने की, इसीलिए जो आज इकट्ठा कर रहा है, बड़ी हाँ बात कहने जा रहा हूँ, जी जो सोने को आज इकट्ठा कर रहा है, वो हाँ कल का बादशाह है। हाँ, अब बिल्कुल। आपको कारण कारण मैंने बता दिया। हाँ बिल्कुल, और ये आज बड़ा सोने, दोबारा कर रहा हूं, आपकी आपकी थंबनेल की टैगलाइन हो सकती है, हाँ सोने को आज खरीद के रखने वाला कल का बादशाह कहलाएगा। हाँ बिल्कुल सर, और ये जो एक्सप्लेन आप करेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा लोगों के लिए जानना। एक अंतिम सवाल सर जानना चाहता हूँ कि ये WSC की रिपोर्ट कल ही सामने आई है, और आज हम दोपहर को 12, 12:15 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से जो निवेशक हैं वो बड़े परेशान थे, शेयर बाजार में वो खुश हम्म। नहीं, SIP में खुश नहीं, सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं। तो अब इस रिपोर्ट के बाद गोल्ड सिल्वर को लेकर के निवेशकों को क्या इससे समझना चाहिए, और क्या ये संदेश देती है जो निवेशकों को बड़े गहरे से अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए? आपकी बात का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देता हूँ जी मैं, जी। क्योंकि इस पे मैंने बहुत पेश किया हूँ, मुझे ना जाने सैकड़ों के हिसाब से निवेशक मिलते रहते हैं। हाँ मैंने एक अपने यहाँ ऑफिस के पास में एक गोदाम लिया है, अच्छा। और उस गोदाम में क्या इकट्ठा किया है आप गैस भी नहीं कर सकते। आप गैस करिए, मैंने कि वहां पर ढेर, मतलब टनों के हिसाब से मैंने इकट्ठा किया है। क्या चीज हो सकती है? सोना नहीं है, बाय द वे, किसी के दिमाग में बैठ जाए। टनों के आप हिसाब से? आप गैस करिए। नहीं कर पा रहा सर। मैंने वहां पर सब्र इकट्ठा किया है, सब? पेशेंस। वाह वाह, और बहुत बढ़िया। इसकी मैं सप्लाई शुरू करना चाहता हूँ हाँ उन लोगों के लिए जिनके जिनकी तरफ से आपने सवाल पूछा। हाँ और मैं तो सोच रहा हूँ इसको बेचना शुरू कर दूं, हाँ कि 5 किलो सब्र इतने का, 10 किलो सब्र इतने का, 1 क्विंटल चाहिए तो इतने का, 1 टन चाहिए तो इतने का। तो साहब, मजाक एक तरफ, हाँ सब्र रखिए। कोई भी निवेश की वस्तु हमेशा एक ही तरफ रॉकेट की तरह नहीं जाती है। रॉकेट भी एक तरफ नहीं जाता, वो भी ऊपर जाके नीचे गिरता है। हाँ तो जब भी आप निवेश करते हैं, तो आपको हमेशा उतार चढ़ाव, ठहराव, 3 चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ठहराव के लिए, हाँ, उतार के लिए, और चल। चढ़ाव के लिए। अगर एक ही तरफ जाएगी, तो आप अपना काम धंधा छोड़ के खाली यही काम करने लग जाएंगे, और ऐसा होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात बोली आपने। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू शुक्रिया। सर।